गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई के इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट टेंस एवं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन देखे थे, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। काल पूर्ण होने की स्थिति मीन्स स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एवं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह जो प्रेजेंट टेंस है इसको चार भागों में बांटा गया है। और यह किस आधार पर इसे बांटा गया है? तो कार्य की जो पूर्ण होने की स्थिति है, कार्य की जो संपन्न होने की स्थिति है, उसके आधार पर इसे बांटा गया है। अब कार्य पूर्ण होने की स्थिति क्या है? तो उससे हमें यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ है, कार्य पूरा हुआ है या कार्य अभी अधूरा है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहला जो काइंड है प्रेजेंट टेंस का, इससे हमें यह पता चलता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य या घटना होता है। नेक्स्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उससे हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा है या जारी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे यह पता चल रहा है कि अभी जो पढ़ाने की क्रिया है वह चल रही है, वह हो रही है। नेक्स्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उससे हमें यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे सीता खाना खा ली है, राम क्रिकेट खेल चुका है। ये दोनों सेंटेंसेस से हमें यह पता चलता है कि खाना खाने की जो क्रिया है, क्रिकेट खेलने की जो क्रिया है, वह पूरा हो चुकी है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य बहुत लंबे समयों से होते आ रहा है और वह अभी भी जारी है। जैसे सीता 5 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है, वह 2 वर्षों से गाना सीख रहा है, मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये जो सभी सेंटेंसेज हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि कार्य बहुत दिनों से होते आ रहा है और वर्तमान समय में भी यह कार्य जारी है। नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान में होने वाले कार्य मीन्स एक्शन एवं घटना, इवेंट के बारे में हमें बताया जाता है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हम कैसे जानेंगे यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? उसके लिए हमें पहचान जानना जरूरी है। यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसके अंत में आपको ता है मिलेगा, ती है, ते है, ताहू एटसेट्रा विद हिंदी वर्ब एट द लास्ट पार्ट ऑफ इन दिस सेंटेंस। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, देखिए अंत में क्या मिला? ताहू मिला। सीता खेलती है, अंत में क्या मिल रहा है? ती है मिला। सूर्य पूरब में उगता है, अंत में क्या मिला? ता है मिला। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसके अंत में ता है, ती है, ते है मिलेगा आपको और क्रिया के साथ मिलेगा। क्रिया क्या है? तो पढ़ना, खेलना, उगना, जाना, आना, दौड़ना, जिसके अंत में ना लगा हुआ है। एक दो अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे नाना, उसमें भी ना लगा हुआ है तो नाना वर्ब नहीं है। लेकिन जिसके अंत में ना लगा हुआ है वह प्रायः वर्ब होता है। जैसे खाना, हंसना, पढ़ना, दौड़ना, उठना, जाना, कहना, मनाना, समझाना, समझना, ये सब क्या है? वर्ब्स हैं। तो इसके अंत में ता है, ती है, ते है मिला और वर्ब के साथ मिला। ये हम समझ लेंगे यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसका जो रूल होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या है? V1 मीन्स मेन वर्ब का पहला रूप। वर्ब आप जानते होंगे, जाना, आना, खाना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, बोलना, बताना, ये सब वर्ब है। तो उसका जो अंग्रेजी में होता है वर्ड, वही हो गया पहला रूप। जैसे जाना का गो, किसी चीज को चुप करना, मिस, पढ़ाना, टीच, पॉलिश करना, चमकाना, पॉलिश, उड़ना, फ्लाई, खेलना, प्ले, ये सब जो वर्ब्स हैं, गो, मिस, टीच, पॉलिश, फ्लाई, प्ले, ये सब वर्ब का पहला रूप है। और V5 क्या होता है? तो V5 बनाने के लिए V1 में हम S या ES या IS लगाते हैं तो वर्ब V5 बन जाता है। जैसे देखिए गो है, गो में ES लग गया, ये V5 हो गया गोज। मिस में ES लग गया, ये V5 हो गया मिसेज। टीच में ES लग गया, ये बन गया टीचेज, यह भी V5 हो गया। पॉलिश में ES लग गया, यह बन गया पॉलिसेज, यह V5 है।
फ्लाई में एस लग गया और यानी कि स्पेलिंग में अंतर है, ए फेल बाई फ्लाई था और जब उसमें IES जुटा तो वो फ्लाइज बन गया। और इसका नियम है कुछ, इस नियम को आप जानेंगे। नियम यह है कि जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर उसमें IES जोड़ दिया जाता है, तो फ्लाई बन गया। प्ले है, प्ले में एस लगा दिए। देखिए कुछ नियम है इसके, कहाँ एस लगाएंगे, कहाँ ES लगाएंगे, कहाँ IES लगाएंगे। लेकिन नियम जानने के बाद आपको इसका प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नियम आपको याद नहीं रहेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, नियम अगर याद आपको नहीं भी रहेगा तो आप जो सेंटेंसेज लिखेंगे वो आपसे सही लिखाएगा। अब देखिए नियम यह है कि जब किसी वर्ड के अंत में, जब किसी वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, CH हो या SH हो तो उसके साथ ES जोड़ा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ओ में ओ है तो ES लगा दिए, गोल। मिस में डबल एस है, अंतिम दो लेटर इसमें ES लगाएं। टीच में अंतिम जो दो लेटर है वह CH है, इसमें भी ES लगाएं। पॉलिश में अंतिम दो लेटर SH है, इसमें भी हम ES लगाएं। पहला नियम यह है कि जब किसी वर्ब के अंत में O डबल एस, CH या SH मिले तो उस वर्ब को V5 बनाने के लिए हम उसमें ES जोड़ते हैं। दूसरा नियम यह है कि जब किसी वर्ब का अंतिम लेटर Y हो और उस Y के पहले कॉन्सोनेंट हो जैसे L, तो हम Y को हटा करके उसमें IES जोड़ देते हैं तो वह V5 बन जाता है। जैसे फ्लाई, तो फ्लाई का फ्लाई बन गया V5। एक और नियम है कि यदि किसी वर्ब के अंतिम लेटर Y हो और उस Y के पहले वॉवेल हो तो उसमें सिर्फ हम S जोड़ करके उसे V5 बना देते हैं। अब इसके अलावा एक चौथा नियम है कि बाकी जिनके बारे में, जिन वर्ब्स के बारे में आपको नहीं बताया गया वो सब में सिर्फ S लगा करके उसका V5 बनाया जाता है। जैसे कट में S लगा देंगे, कट्स बन जाएगा, और रन में S लगा देंगे, रन्स बन जाएगा। जिसके बारे में बात नहीं किया गया यहाँ उन वर्ब्स में सिर्फ S लगाकर उनका V5 बनाया जाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो नंबर 1, फॉर हैबिचुअल एक्शन, वह घटना जो प्रतिदिन, वह काम जो प्रतिदिन होता है, जो परमानेंट होता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। देखिए स्कूल जाने की जो क्रिया है वह प्रतिदिन की है, इसलिए इस प्रकार के कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वह प्रतिदिन दुकान खोलता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। यह जो सब कार्य हैं इनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो बात सत्य है वैसी घटनाओं या कार्य को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है। देखिए यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब यह है जो सार्वभौमिक सत्य है, जो कभी बदलता नहीं है। आपको पता होगा कि सूर्य बहुत पहले से, हम लोगों के पूर्वज के समय से, या जब से यह धरती बनी है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से सूर्य जो है पूरब में उगते हैं और भविष्य में भी उनमें बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, वह पूरब में ही उगेंगे। तो वैसी घटनाएं जो हमेशा सत्य होती है, कभी बदलती नहीं है, वैसी घटनाओं को हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। और वैसी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। वैसा कार्य जो फ्यूचर में प्लान हो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए कार्य फ्यूचर का है लेकिन वो प्लान है, पूर्व से निर्धारित है, इस समय पर वह कार्य होगा। तो वैसी घटनाओं को भी हम व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रिटायर्स ऑन 31 जुलाई, वह 30 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। तो ये कार्य पहले से प्लानिंग है कि 30 जुलाई को उन्हें सेवानिवृत्त होना है, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टीवी एंड रेडियो कमेंट्रीज। टीवी और रेडियो का जो कमेंट्रीज होता है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कोहली स्ट्राइक्स द बॉल, यहाँ इसका मतलब हुआ कोहली गेंद को खेले। यहाँ पर जो है जो सेंटेंसेज होता है वो पास्ट का भी अगर हो, पास्ट की घटना भी हो, उसको व्यक्त करने के लिए भी जो कमेंट्रीज होता है
उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूज हेडलाइंस टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स। न्यूज में जो हेडलाइंस बनता है और पास्ट घटनाओं को व्यक्त करने के लिए जब कोई सेंटेंसेस लिखा जाता है तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक, ये कर्मचारी हड़ताल पर गए। यह सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है, लेकिन न्यूज़पेपर में जब यह हेडिंग बनेगा तो उसको लिखा जाएगा वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक। इसके बाद हम लोग इसके कुछ और नियम को देखेंगे। अब हम लोग यह देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंसेज है वो बनेंगे कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य, और इसमें जो रूल होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको बताएं कि V1 क्या है और V5 क्या है। V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप और V5 का मतलब वर्ब में एस, ईएस या आईएस का जुड़ जाना V5 कहलाता है। अब जो V1 का प्रयोग है वह आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और मोर नेम्स का कहने का मतलब है एक से अधिक नाम आए। जैसे राम और रहीम आ जाए, मोहन, सोहन और गीता आ जाए। एक से अधिक जब नाम आए तो उसके साथ भी हमको V1 का प्रयोग करना है। V5 का प्रयोग होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ एंड वन नेम का मतलब एक नाम। जैसे सिर्फ राम आ जाए, राम क्रिकेट खेलता है। सिर्फ सीता आ जाए, सीता स्कूल जाती है। तो जब एक नाम आएगा तो उसके साथ हमको V5 का प्रयोग करना है। अब जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, सीता जाती है, सीता जाती है। तो पहले सब्जेक्ट क्या है? सीता। अब जानते हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह सबसे फर्स्ट में होता है। तो सीता के लिए सीता लिखेंगे, इंग्लिश में नाम है। अब V1 या V5, तो सीता वन नेम है तो वन नेम के साथ क्या लगाना है आपको? तो वन नेम के साथ आपको V5 लगाना है। तो जाना का क्या होता है? गो। तो गो में आप क्या लगा देंगे? यस, क्योंकि आपको अभी बताए थे कि जब वर्ब के अंतिम लेटर ओ हो उसके साथ यस का प्रयोग करते हैं। सीता गोज बन गया। अब अगर हम लिखें सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है, तो क्या बन जाएगा? सीता जाना का गोज, और कहीं जाने के लिए आपको पता है टू लगाते हैं। टू क्यों लगता है? क्योंकि हिंदी में एक वर्ड है को, जो हिंदी सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है। सीता स्कूल को जाती है या प्रीपोजिशन है टू, उसके लिए को के लिए टू का प्रयोग होता है। कहाँ जाती है? स्कूल। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और तब होता है ऑब्जेक्ट। जबकि हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वह पहले सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट और तब आता है वर्ब। वर्ब लास्ट में जाता है। हिंदी में जो है वर्ब लास्ट में जाता है। देखिए सीता स्कूल जाती है, यहाँ पर क्या आया? सब्जेक्ट। स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और जाना क्या हो गया? वर्ब। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और तब वर्ब, जबकि इंग्लिश में वर्ब जो है वो बीच में होता है और दोनों साइड में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। यह डिफरेंस है इंग्लिश स्ट्रक्चर में और हिंदी के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, तुम अंग्रेजी सीखते हो, तुम अंग्रेजी सीखते हो। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम है। सब्जेक्ट पर आया, सेंटेंस जो होता है हिंदी या इंग्लिश सेंटेंस उसके फर्स्ट में होता है। तो तुम को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। अब यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ यहाँ आप देख पा रहे हैं V1 लगेगा, तो आप लगाएंगे V1। यू सीखना क्या होता है? लर्न। अब लर्न में यहाँ एस या एस नहीं लगेगा। क्या सीखते हैं? तो अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश। यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो गया। अगर हम लिखें हम लोग रात में सोते हैं,
हम लोग रात में सोते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो सब्जेक्ट वी है। वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ आप देख पा रहे होंगे V1 लगेगा। तो सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप। तो वी स्लीप कब, रात में, इन नाइट। हमें आशा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। नेगेटिव का नियम है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देना है कि डिफाइंड नहीं लगता है, यहाँ सिर्फ नेगेटिव में V1 लगता है। यहाँ एक और रूल है, सब्जेक्ट प्लस, हम चाहे तो डू नॉट या डज नॉट को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी आपको यह जानना है कि जो डू नॉट का प्रयोग होता है, इसका डू नॉट का वह आई के साथ, ये जो ऊपर वाले ग्रुप है आई, वी, यू, दे और मोर नेम्स, इनके साथ किसका प्रयोग होता है, इनके साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। और जो नीचे वाले सेकेंड ग्रुप है उनके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। कौन कौन है उस ग्रुप में, ही, सी, इट एंड वन नेम, ये आपको जानना है। अब देखिए ऐसे एक सेंटेंस अगर हम ले लें, इसी सेंटेंस को यदि हम ले लें, सीता नहीं जाती है, सीता नहीं जाती है, तो क्या बनेगा, पहले लिखेंगे सीता, फिर क्या कहा रूल में, ये आपको डू नॉट या डज नॉट लगाना है। सीता वन नेम है तो वन नेम के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। सीता डज नॉट, ये अलग है, जाती है तो सीता डज नॉट गो। या इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीता डजंट गो। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सीता डजंट गो। अगर हम दूसरा सेंटेंस लिख ले यही सेंटेंस, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। अब यू के साथ डू नॉट लगाएंगे आपकी डज नॉट। यहाँ आप देखेंगे यू के साथ क्या कह रहा है, डू नॉट, यू डू नॉट। अब वर्ब क्या है, सीखना, यू डू नॉट लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। या इसी को हम बना सकते हैं, यू डोंट लर्न इंग्लिश। डू नॉट को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट मीन्स डोंट लर्न इंग्लिश। ये शॉर्ट में हो गया, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, इसको अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश या यू डोंट लर्न इंग्लिश। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव का नियम है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इन कॉज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए नॉट पोस्ट में इसलिए रखे हैं, इंट्रोगेटिव में नॉट आता भी और नहीं भी आता है, तो आएगा तो लगाएंगे और नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, इसलिए नॉट को पोस्ट में रखे हैं। इसका एक और नियम हो सकता है QW प्लस डोंट, शॉर्ट में कर दिए, डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। आपको क्या रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, उन दोनों में क्वेश्चन मार्क उसके अंत में होना जरूरी है। जैसे क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब हुआ वह वर्ड जो प्रश्न पूछता हो, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सबको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ये सेंटेंस में यूज होता भी है इंट्रोगेटिव में और नहीं भी होता है। देखिए अंग्रेजी में दो नियम आप पढ़े होंगे। पहला तो यह कि जब कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य यदि हिंदी में क्या से शुरू होता है, उस क्या का अंग्रेजी हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नहीं लिखते हैं। तो क्या वह जाता है,
यह सेंटेंस का जो इंग्लिश अनुवाद शुरू होगा वह डू या डज से शुरू होगा। तो ही के साथ जो वह है इसका अंग्रेजी ही होता है, और ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ डज लगता है। इसको हम लोग बनाएंगे डज ही, और जाना के गो, डज ही गो। यहाँ पर आप देखिए क्या का अंग्रेजी नहीं लिखा गया। अब अगर ऐसा रहे कि यहाँ वह नहीं जाता है, या वह नहीं जाता है, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा डज ही नॉट गो। या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, डजंट ही गो। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डजंट ही गो। यह भी हो गया, क्या वह नहीं जाता है। लेकिन सेंटेंस यदि आपको ऐसे मिल जाए, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो, यदि सेंटेंस आपको ऐसे मिल जाए, तुम क्यों नहीं जाते हो, तो आप एक नियम पढ़े होंगे कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब यदि क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द अगर हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे शुरू में रखी जाती है कब, अंग्रेजी अनुवाद करते समय। तो अब यहाँ आया है क्यों, इसको हम लोग सबसे पहले रखेंगे। क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई। अब बाकी जैसे आप बनाए थे वैसे ही बना देना है। वाई के बाद अब हम जानते हैं तुम के साथ क्या लगता है, डू, तो वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट आप लगाएंगे यू, तुम क्यों नहीं जाते हो, नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे। वाई डू यू नॉट गो, मीन्स हुआ तुम क्यों नहीं जाते हो। अब अगर हम एक सेंटेंस हम ले कि सीता कब पढ़ती है, सीता कब पढ़ती है। अब यहाँ पर क्या आया है, प्रश्न सूचक शब्द आ गया है, कब आ गया है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हेन। तो व्हेन को हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। उसके बाद बाकी जैसा बनाते थे वैसे ही बना दीजिए। सीता के साथ क्या लगता है, डज, तो व्हेन डज, सब्जेक्ट लिखिए सीता, पढ़ना क्या होता है, रीड। व्हेन डज सीता रीड, इसका मतलब हो गया सीता कब पढ़ती है। या जो सेंटेंस है तुम क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डोंट यू गो, वाई डोंट यू गो। शॉर्ट में भी हम एक ही जगह नोट को लिख सकते हैं। हमें आशा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।